Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic that is data handling. तो डाटा हैंडलिंग में हमें करना क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि हमारे पास जो रॉ इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमें कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको हम कैसे अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, उससे कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं. तो जब हम डाटा की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा. तो सबसे पहले जो भी कोई इन्वेस्टिगेशन करता है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर होता है, वो इन्वेस्टिगेशन करता है, वहाँ से डाटा कलेक्ट करता है, उससे ऑर्गेनाइज करता है. ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है, वो देख लेते हैं. अब वो जो डाटा इन्वेस्टिगेट करता है तो उसमें हमारी कॉस्ट भी लगती है, हमारा जान लगता है, टाइम लगता है, मैनेजमेंट लगता है. ठीक है, तो उस डाटा को बोलते गए हैं अ डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन. तो कोई भी न्यूमेरिकल डाटा जो हमें क्या दे, इंफॉर्मेशन दे, तो वो क्या होता है, हमारा डाटा होता है. देन वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ डाटा, दैट इज प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. तो प्राइमरी डाटा क्या होता है, जो हम फर्स्ट टाइम खुद इन्वेस्टिगेट करके निकालते हैं, और सेकेंडरी डाटा होता है जो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड है, हम उसको यूज़ करें अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, अब सपोज करिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले. प्राइमरी डाटा इज द वन विच इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, एंड द सेकेंडरी डाटा इज द वन विच इज कलेक्टेड फ्रॉम टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ट्रैवलर वाउचर्स की जहाँ से हमें पहले से मिला हुआ है. ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे. टॉपिक है हमारे पास जैसे ही, देखिए आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन के मार्क्स भी बने किसी क्लास के, एंड ये इसमें कुछ भी नहीं है, बस जैसे मिले हमने वैसे ही रख दिए. तो इसको क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ डाटा इज नोन एज रॉ डाटा फ्रॉम द अबव कलेक्शन ऑफ डाटा. वी मे नॉट हैव क्लियर idea about how many students get certain marks, so we arrange the above marks in ascending or descending order. This type of order is known as array. चलिए इतना करिएगा, फिर हम आगे चलते हैं. तो ये हमारा टेबुलेशन फॉर्म है. इसमें देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हमने ये जो मार्क्स जो स्टूडेंट्स थे, हमने यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है. ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब यहाँ पर हमारे पास आता है, अब जो भी सबसे पहली चीज़, जो भी डाटा आपको अरेंज करना होता है, आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तो उस डाटा को बोलते हैं अरेड डाटा. नेक्स्ट वी आर हैविंग द नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. अगर कोई भी मार्क्स बार बार 3-4 बार रिपीट हो, हमने वहाँ पे लिख दिया 4. अगर कोई भी वैल्यू 2 बार रिपीट हुई, दैट इज 2. ठीक है, तो यहाँ पर आता है फ्रीक्वेंसी. अब आते हैं हम अपनी रेंज पर. द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू. अगर आप हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच में कोई भी एक वैल्यू निकालना चाहते हैं, दैट इज आवर रेंज. ओके, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज, दैट इज एवरेज. तो अगर आप एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या होता है, दैट इज अर्थमेटिक मीन. इसमें आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन होती हैं उनको सम करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास ही निकल जाता है मीन. तो चलिए इसमें देखते हैं और क्या आगे बने हमें. ओके, नेक्स्ट इज ग्रुप मीन. तो उसके फॉर्मूला होता है FI/XI, F2/X2, F3/X3 और नीचे नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज. ठीक है, और अगर आप इसका नॉर्मल फॉर्मूला देखें, मीन का फॉर्मूला दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट्स इट. देन उसके बाद चलते हैं मीडियन पर. तो मीडियन में क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. अगर आपने एक सीक्वेंस रखा है, उसमें जो मिडिल वैल्यू बीच में जो आ रही है एकदम सेंटर में, तो वो थे हमारे मीडियन. तो इसको करने के लिए हमें जो डाटा गिवन होता है उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, इसको मीडियन ऑफ द डाटा. नेक्स्ट वी आर हैविंग, अब मीडियन निकालने के यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं, तो वो थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा. अरेंज द डाटा इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट. ओके, देन सेकंड पॉइंट, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड. अगर ऑब्जर्वेशन ऑड है तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, that is the median is the observation in the middle, that is if n is odd then n plus 1 by 2 term observation is the median. तो जो इस फॉर्मूले को सॉल्व करके जो भी पोजीशन पर नंबर पर आएगा वो क्या होगी, हमारी मीडियन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, if the number of observations is even. Come to our next point, that is if the number of observation is even, the median is the mean of 2 observations in the middle. If n is the even, then the average is n by 2 term and n by 2 plus 1 observation is the median. ठीक है, तो मीडियन के लिए हम यहाँ पे हाफ ऑफ n by 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1 ऑब्जर्वेशन. ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोड. मोड में क्या होता है, जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा हमारा नंबर, हमारा मोड हो जाता है. कैसे,
द मोड ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ नंबर इज द नंबर दैट appears मोस्ट ऑफन, जो बार बार होने वाले होते हैं. द नंबर हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास हद से ज़्यादा है. नेक्स्ट इज टू फाइंड मोड of a data, arrange the data in tabular form, and then the most frequently occurring data is called a mode. चलिए उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज सॉल्व द एग्जाम्पल्स. तो चलिए अब एग्जाम्पल्स आ गए तो हमें एक्सरसाइज पर जाना चाहिए. ओके तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 3.1. यहाँ से क्वेश्चन नंबर फाइंड आउट, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, फाइंड द मीन. ओके तो चलिए यहाँ से फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं. अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, मीन इक्वल्स टू दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्लियर. चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं. इन्होंने बोला द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 divided by 5. This is 10 and 20, 28 divided by 5. इसको सॉल्व करेंगे 5.6. ठीक आ गया हमारा मीन, और वी कैन से दैट एवरेज. ठीक है चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. ओके तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. अब देखिए यहाँ पे बोला गया है द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड मेजर्स रिजल्ट्स आर एज फॉलोज. ओके व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल. चले तो सबसे पहले हम यहाँ पे हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल देखते हैं. सबसे ज़्यादा आपको कौन दिखाई दे रहा है, 151. जिससे कोई ज़्यादा है क्या, नहीं. तो यहाँ पे लिख देते हैं हाइट इज़ 151 सेंटीमीटर. शॉर्टेस्ट की देखें तो ये 141, 132, इससे कोई छोटा है नहीं. यहाँ पर हम लिख सकते हैं 132 सेंटीमीटर. इसके बाद व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, रेंज की बात करते हैं. तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दैट इज़ हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास आ गई थी 151 सेंटीमीटर, और यहाँ पर देखिए 132 सेंटीमीटर. माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11, फिर हो जाएगा हमारा 19 सेंटीमीटर. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. अब यहाँ पर हमसे बोला गया है डी पार्ट में फाइंड द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स. चलिए यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने वाले, मीन. तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो सम करने के लिए जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर लिखने पड़ेगी. तो चलिए देखते हैं कितने. ओके दैट इज 135 + 150 + 139 128 151 + 132. तो अब ये हमारे पास आ गए ऑब्जर्वेशन, इनका सम करना है. नंबर कितना होगा हमारे पास, दैट इज 10. तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं अपना कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ जिससे थोड़ा सा जल्दी हो जाए. ये हो जाएगा हमारे पास 135 + 150 139 128 151 132 146 149 143 and 141. So this will become 1414. एंड आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 141.4 सेंटीमीटर एज अ आंसर. ठीक है चलिए उसके बाद आते हैं हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट.
तो 141 से ज़्यादा केसेस किए, देखिए एक तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 then 2 then 3 and then 4 then 5। यहाँ पे कितनी गर्ल्स आ गई, यहाँ पे 5 गर्ल्स। अब आया हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द डिमांड ऑफ शूज ऑफ डिफरेंट साइजेस इज गिवन बिलो एंड यहाँ पे बोला गया है फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। अब देखिए सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी है 12 मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो मोड होगा वो क्या होगा, 6 and 8 होगा। और यहाँ पे बोले डज इट हैज़ 2 मोड्स, आप बोलोगे यस। ठीक है, सिंपल था। अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पे निकालते हैं मीडियन। तो देखिए मीडियन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था n+1/2 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, वेरिएबल गिवन है। ओके, तो वेरिएबल लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज 10 12 ओके, तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास 10 देन 12 14 16 18 देन 20। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3 4 6 5 2 9 6। दिस इज 9 एंड दिस इज 6 और इसकी वैल्यू ये देंगे 22। ठीक है, तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं। ये हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी। अब निकालेंगे हम यहाँ पर सी एफ, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए फर्स्ट सेम हो जाएगा, देन दिस इज 7, दिस इज 7 6 42, देन यहाँ पर आ जाएगा 47, दिस इज 49, दिस इज 8, दिस इज 5, दिस इज 64। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना साइज ऑफ n+1/2। सॉरी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं n/2 टर्म। तो आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाए 64 डिवाइड बाई 2, दैट इज 32 टर्म। अब 32 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, इससे थोड़ा सा बड़ा देखेंगे, दैट इज 42। ये क्या हो गया हमारा मीडियन, दैट इज 14। तो यहाँ पर जो हमारा मीडियन है इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ बार ग्राफ्स विद अ डिफरेंट पर्पस। तो बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखो यहाँ पे एक डाटा गिवन है, उसका बार ग्राफ बनाना है जस्ट लाइक दिस। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है हमारे पास दैट इज डबल बार ग्राफ, कि आपके दो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये दो अलग अलग शीट्स हो गए। देन उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो हमें बस यही करना है। सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 3.2 एंड यहाँ पर हम एक बायोग्राफ बनाने वाले, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पिक करें। चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ग्राफ बनाना भी और क्वेश्चंस भी। तो चलिए इसको ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ग्राफ पेपर टाइप इसको बनाना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर आता है कि हमें यहाँ पर स्पोर्ट्स गिवन है, जो सिर्फ देखते हैं वो लोगों का डाटा गिवन है और पार्टिसिपेंट्स का डाटा गिवन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 200 का गैप बना लेते हैं। क्लियर, ओके 200 या 100, चलिए 100 के गैप बना लेते हैं और बाकी देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, और 150 का बना लेते हैं। ओके 150 का बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज वाई एक्सिस एंड इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज 150 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 300, यहाँ पर आ जाएगा 450, यहाँ पर आ जाएगा 600, देन यहाँ पर आ जाएगा 750, देन यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 900, देन 105, देन 1050, ये हो जाएगा 130। नो 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 नो,
दिस इज 120, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 135, वन थ्री फाइव जीरो। क्लियर। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या है, हम अपने स्पोर्ट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, इसको थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं। ओके, तो क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्रिकेट। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्रिकेट, एंड एक स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिख लेते हैं बास्केटबॉल, देन ए बॉक्स छोड़ के यहाँ पर लिख लेते हैं स्विमिंग, देन और कुछ गेम है हमारे पास, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक। स्विमिंग के बाद आता है बस हॉकी, then we are having athletic। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। अब आपने देखा यहाँ पर क्रिकेट पर कितना है हमारे पास जो वॉचिंग है और पार्टिसिपेंट्स है। तो हम क्या करते हैं, वॉचिंग के लिए हम रेड बना लेते हैं और पार्टिसिपेंट्स के लिए हम ब्लू बना लेते हैं। तो ये हो गए हमारे पार्टिसिपेंट्स और ये हो जाएंगे हमारे वॉचिंग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए वॉचिंग में हमारे पास क्रिकेट कितने लोग देखते हैं, 1250। तो चलिए दिस इज 1200 एंड 50 से थोड़ा सा ऊपर आएगा लगभग यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बास्केटबॉल कितने लोग देखते हैं, 450। तो ये हो गया हमारा बास्केटबॉल, तो ये हो गया हमारा 450 यहाँ पर। चलिए इनको हैंडमेड बनाते भी चलता, ठीक है। ये हो गया। देन स्विमिंग कितने लोग देख रहे हैं, 500। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ऊपर बना लेते हैं, वे थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं यहाँ पर, और ये हो गया हमारा स्विमिंग, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास हॉकी, कितने, 450 अगेन। एंड एथलेटिक्स देखते हैं 250। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली दिस इज लाइक इट। क्लियर। तो ये तो हुए हमारे वॉचिंग नंबर्स। चलो इनको शेड कर देते हैं। तो जैसे मैंने ये ड्रॉ करें, कलर कर रहा हूँ, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। देन उसके बाद आ जाते हैं हम पार्टिसिपेंट्स पर, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट क्रिकेट में कितने, 650, दैट इज 6। एंड यहाँ पर बना लेंगे हम ऐसे। एंड बास्केटबॉल के पार्टिसिपेंट्स है 350, तो 3 ये रहा 50, हम यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेते हैं। देन उसके बाद आता है स्विमिंग में भी 350 है। ओके, देन उसके बाद आता है हॉकी में 250 है। देन उसके बाद एथलेटिक्स में है 100। तो यहाँ हो जाएगा फिनिश, ठीक है। उसके बाद आप इसमें शेड कर दें कलर्स की, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया डबल बार ग्रास।
अगर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बोला गया ड्रॉट ऑफ बार ग्राफ्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार। सो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि वी हैव सीन दैट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स of, or we can say that number of watchers and participants in different sports. इसके बाद है विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स कौन सा है, तो आप लोगों ने देखा सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर स्पोर्ट्स है वो कौन सा है, क्रिकेट। हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्रिकेट। देन उसके बाद आता है विच स्पोर्ट इज लीस्ट पॉपुलर, सबसे कम पॉपुलर कौन है हमें, दैट इज एस्थेटिक, ATHLETIC, इट इज एथलेटिक। विच इज मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, ऑब्वियसली सबको वॉचिंग ज़्यादा पसंद आता है। नेम द स्पोर्ट विच हैज़ लीस्ट डिफरेंस इन इट्स वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, सबसे कम डिफरेंस किसमें है, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है यहाँ पे बास्केटबॉल पर, है ना। हाँ, तो हम यहाँ पर ई में आंसर लिख सकते हैं, दैट इज आर बास्केटबॉल। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें आपको क्या देखना है कि किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस क्या है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे हाथ से पेन गिर सकता है, जैसे प्रोबेबिलिटी है 50-50, गिर भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, अब मान लीजिए मेरी आइज़, अगर मैं ज़्यादा देर फ़ोन चलाऊँ तो मेरी आइज़ में पेन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वो 100% श्योर है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी एकदम श्योर होती है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है, जिसकी कुछ प्रोबेबिलिटी वो किसी भी नंबर पर जा सकती है, और जो ना होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0। ठीक है, तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो आपको जो रेंज मिलेगी वो हमेशा 0 to 1 मिलेगी। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, दैट इज नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो जितने पॉसिबल सक्सेसफुल हो सकते हैं आउटकम्स वो हम ऊपर लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, तो वो क्या शो करेगा, हमारी प्रोबेबिलिटी। चलिए, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। द फर्स्ट टर्म इज आर एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इज अ कंट्रोल्ड ऑपरेशन दैट यील्ड्स अ सेट ऑफ रिजल्ट्स। अभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि उसका रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, देन आउटकम, आउटकम क्या बोलते हैं, द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, उसके बाद रिजल्ट क्या है वो हमारी क्या होगी, आउटकम होगी। देन सैम्पल स्पेस, a total number of potential outcome is called the sample space denoted by S। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब कलेक्शन। ओके, तो यहाँ पर आता है इवेंट। एन इवेंट इज अ सब कलेक्शन और डिजायर्ड आउटकम ऑफ ऑल द पॉसिबल एक्सपेरिमेंट। इसमें यही हो सकता है, ठीक है, हम उसमें से जो भी पॉसिबिलिटीज है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन and the exact outcome cannot be predicted is called the random affair। हमने कोई भी नंबर लिया, मतलब एक स्लिप है उसको हमने 10 to 50 नंबर्स लिख रखे हैं, हमने वहाँ से एक पिक करी, तो वो क्या होगा हमारा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमें नहीं पता कि उसमें क्या आ सकता है। ठीक है, तो इसी टाइप से हमारी प्रोबेबिलिटी करी जाती है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के बारे में कि हमारे पास यहाँ पर जो है आउटकम्स क्या क्या होंगे, अगर हम 2 पॉइंट्स को टॉस करें तो या तो ये हो सकता है फर्स्ट हेड हो, सेकंड भी हेड हो, या फर्स्ट टेल हो सेकंड हेड हो, या दोनों टेल आ सकते हैं, या फर्स्ट हेड सेकंड टेल आ सकता है। तो ये हो गए हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसी के साथ हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 3.3। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, थ्रो अ डाइस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो हमने यहाँ पे डाइस लिया, ठीक है, तो उसके इवेंट्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या पूछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, टोटल अपॉन टोटल आउटकम्स। और वी कैन से नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, दैट इज 6, और 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। ठीक है, नेक्स्ट इज एन इवन नंबर। अगर हम इवन नंबर की बात करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा बी पार्ट। फॉर्मूला में दोबारा नहीं लिख रहा, मैं शॉर्ट फॉर्म में ही कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवन नंबर्स कितने हैं, 1 2 3, तो ये हो गए 3, एंड टोटल हो गए हमारे पास 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर काउंट करेंगे तो हो जाएगा 2 3 5। ठीक है, तो ये हमारा सी पार्ट हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पर भी आपके पास कितने हो गए, 3 एंड 6, दिस इज 1/2। मल्टीपल ऑफ 3, 3 मल्टीपल कितने यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पे डी पार्ट ये प्रोबेबिलिटी होगी। पॉसिबल आउटकम सक्सेसफुल आउटकम्स कितने हो गए, 2, एंड टोटल आउटकम्स हो गए 6, दिस इज 1/3। अ फैक्टर ऑफ 6, 6 के फैक्टर्स कितने हैं, 1 2 1 2 3, ये तीनों क्या हैं, 6 के फैक्टर्स हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज 3/6 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, टेक अ कॉइन एंड थ्रो इट इन द नंबर ऑफ टाइम्स एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट। चलिए, तो सब इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बस ये फॉर्मूला पता होने से बाकी लैंग्वेज का खेल है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द बेस्ट।